total is XA PA naught plus XB PV naught. थर्ड फॉर्मूला YA का बताओ मोल फ्रैक्शन वेपर में, YA इज इक्वल टू PA डिवाइडेड P टोटल। फिर YV लिखो, YV इज इक्वल टू PB डिवाइडेड P टोटल। फिर पांचवा फॉर्मूला लिखो रिलेटिव लोअरिंग का, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, P नॉट माइनस PS डिवाइड P नॉट इज इक्वल टू XB, P नॉट माइनस PS डिवाइड P नॉट इज इक्वल टू XB। फिर डाइल्यूट के लिए लिखो, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन क्या बनेगा, P नॉट माइनस PS डिवाइड PS is equal to NB divide NA, P naught minus PS divide PS is equal to NB divide NA। फिर लिखो अगर डाइल्यूट नहीं है तो P naught minus PS divide PS is equal to NB divide NA, P naught minus PS divide PS is equal to NB divide NA। फिर लिखो अगर टोटल प्रेशर निकालना है तो P टोटल इज इक्वल टू XA PA नॉट, P टोटल इज XA PA नॉट, ब्रैकेट में लिख लो क्योंकि XB PV नॉट क्या हो गया 0, तो ब्रैकेट में लिख लो बिकॉज XB PV नॉट क्या हो गया 0। तो इसी में राउट्स लॉ है नॉन वोलेटाइल के लिए, है ना। रिलेटिव लोअरिंग के 4 हो गए। अब लिखो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, मोलैलिटी। मोलैलिटी को बताओ वेट वाला रिलेशन लिखना है मोलैलिटी का, डब्ल्यू, हाँ तो लिखो लिखो केबी इंटू एनबी डिवाइड WA इंटू 1000, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एनबी डिवाइड WA इंटू 1000, है ना। NB को आगे ओपन करके लिखो, नीचे थर्ड फॉर्मूला बनाओ, NB की जगह क्या लिखोगे W, हाँ लिखो। फिर कैसे होगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WB बाय MB इंटू 1000 बाय WA, है ना। ये भी हो गया। लास्ट एक डेल्टा TF का लिख लो, बस सीधा एक लिख लेते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM, है ना, बाकी सिमिलर कर लोगे ना, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। क्लियर है। इसमें ऐड करो बेटा कुछ चीजें, पहला ऐड करो KB का एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, MRT² डिवाइड 1000 डेल्टा HB। ये KB का एक फॉर्मूला सीधा KB निकालने के लिए है। KB डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, हर एक सॉल्वेंट का अलग अलग होता है, पानी का अलग है, अल्कोहल का अलग है। ये किसके लिए होता है, सॉल्वेंट के लिए ना, पानी का आप अलग लेते हो। तो अगर किसी सॉल्वेंट का अलग से KB निकालना हो तो एक ये फॉर्मूला दिया हुआ है, खासकर जेई या नीट के लिए। नीट में सिर्फ थ्योरी पार्ट आएगा, जेई के लिए इसका कैलकुलेशन भी आ सकता है। कैलकुलेशन के लिए मैं लिख देता हूं, M तो होता है इसका मोलर मास, जैसे पानी है तो पानी का मोलर मास कितना है 18, M होता है मोलर मास। क्योंकि मोलर मास बेटा ग्राम्स में होता है तो इसके किलोग्राम बनाने के लिए डिवाइड क्या कर दिया 1000। R होता है जूल्स वाला वैल्यू, गैस कांस्टेंट कितना होता है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। T होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, जैसे पानी के लिए अगर आएगा तो 373 केल्विन भरना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में कभी भी हम डिग्री सेल्सियस नहीं लेते, आपको पहले ही क्लियर कर रखा है, इसमें हमेशा क्या लेते हैं केल्विन। और डेल्टा HV इंथैल्पी ऑफ, V स्टैंड फॉर वेपोराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। जेई मेन में इसका क्वेश्चन भी आपको मिलेगा कि आपको बाकी वैल्यूज देके या तो KB पूछे या KB देके इंथैल्पी पूछे,
ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, कर लोगे? नीट में सिर्फ फॉर्मूला याद करना। अगर ये फॉर्मूला है, मान लो पानी है वाटर के लिए, अगर मैं आपको सिर्फ वाटर की इंथैल्पी बता दूं, बाकी आप खुद भरोगे। एम भरोगे 18, आर 8.3 भर लो, टी 373, डेल्टा एच भी इसकी 45 होती है अप्रॉक्स, वो भर के आंसर आ जाएगा 0.52 जो आता है। ठीक है, अगर ये याद कर लोगे तो के एफ में सिर्फ एक फर्क है, के एफ में यहाँ टी बॉइलिंग पॉइंट है, के एफ में क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो बस एक डिफरेंस है, सेम फॉर्मूला रहेगा के एफ का, एम आर टी स्क्वायर डिवाइड 1000। हाँ, एक यहाँ भी फ्यूजन होता है, क्योंकि इसमें सॉलिड और लिक्विड में इक्विलिब्रियम होगा तो फ्यूजन आ जाएगा, वेपोराइजेशन नहीं होगी, क्या होगी, फ्यूजन। आइस और पानी में मेल्टिंग का रिलेशन चल रहा है, कभी पानी जम गया, कभी आइस मेल्ट हो गई, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्यूजन। तो इसमें बस फ्यूजन आ जाएगा एक, तो एक टी जो है वो मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, जब फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। जैसे पानी के लिए फ्रीजिंग पॉइंट कितने केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन पानी के लिए। तो पानी की वैल्यू ये सारी भर के ही 1.86 आता है बेटा। ठीक है, तो के बी के एफ का एक रिलेशन भी है, लिख लेते हैं, अगर कभी आ गया तो चांस कम है इसके, मेन जो हमने पढ़ा उसी के चांस हैं। आज हम ऐसी चीजें लिख रहे हैं जिसके चांस कम है लेकिन हमें लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि जेई नीट में कभी पता नहीं चलता आ जाए। पहला हो गया ये, पहला पॉइंट। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, दोनों याद कर लोगे, आगे कर लूं मैं, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखो बेटा, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कुछ एक मेथड नेम दिए हुए हैं, जैसे पहला ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड, ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड। सेकंड मेथड दिया हुआ है बैकमन मेथड, बैकमन मेथड। थर्ड मेथड दिया हुआ है रास्क मेथड। चौथी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी नहीं, वो बाद में लिखेंगे। ये तीन मेथड कलेक्टिव, तीन मेथड अलग अलग यूज होते हैं। पहला मेथड यूज होता है रिलेटिव लोडिंग मेजर करने के लिए, भी 10% लोड हो गया, जब 5% लोड हो गया, पी नोट कितना था, पी एस कितना था, ऐसे लोडिंग मेजर करने के लिए। तो पहला ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड यूज होता है टू फाइंड आउट रिलेटिव लोडिंग, और कैसे होता है आगे पढ़ा रहा हूं। बैकमन मेथड यूज होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ये मेथड यूज होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, इन्हें निकालने के लिए यूज होता है। तो आपको एक एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा भी कौन सा मेथड है जो रिलेटिव लोडिंग एक्सपेरिमेंटली लैब में जाके फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है, तो कहेंगे नाम है ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड। कौन सा मेथड है जो एलिवेशन के लिए यूज होता है, बैकमन एलिवेशन वाला है। कौन सा है जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला है, ये वाला। जनरली कॉलम मैचिंग आता है, चार, चौथी मैंने पढ़ी नहीं, अभी पढ़ानी है चौथी आपको, है ना। तो चारों का कॉलम मैचिंग आता है कि कौन सा किससे मैच। ब्रीफ थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता रहा हूं। बैकमन मेथड तो इतना ही है, लिख लो पहले। लिख लिया बेटा, कहाँ पे, ओस्टवाल्ड रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। जल्दी लिख, जल्दी, सेकंड थर्ड भी लिखने हैं अभी। अब इसमें समझ लो थोड़ा सा, ये वाला मेथड बैकमैन का क्या मतलब है। जब आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसी का चेक करते हो, है ना, तो उसके लिए एक स्पेशल थर्मोमीटर है जिसे कहते हैं बैकमैन थर्मोमीटर। उसमें मरकरी नहीं भरा हुआ, क्योंकि मरकरी तो बहुत थोड़ा सा एक्सपैंड होता है, अगर 1 डिग्री राइज होता है तब जाके थोड़ा सा आपको पता चलता है।
हम कभी फीवर देखते हैं पता नहीं चलता कहाँ पे है ना, 1 डिग्री में भी बहुत कम एक्सपैंड होता है। उसकी जगह कोई ऐसा और लिक्विड भरा है जो बहुत ज्यादा एक्सपैंड होता है, जिसमें 0.1 का भी इतना गैप आ जाता है। अगर 0.1 डिग्री भी आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे इतना गैप, जिससे नेकेड आई से बहुत इजीली हमें पता चल जाएगा। तो फिर मरकरी की जगह कोई ऐसा लिक्विड भरा है जिससे थर्मोमीटर में जो रीडिंग है थोड़े थोड़े चेंज के लिए भी ज्यादा आएगी, जिससे आपको देखना एग्जैक्ट पता चल जाएगा। अगर 0.1 का भी चेंज हुआ है तब भी आपको इजी पता चल जाएगा। उस मेथड को क्या कहते हैं? बैकमैन मेथड। तो इसके बारे में और कुछ नहीं आएगा, इतना कि अभी बैकमैन थर्मोमीटर होता है जो यूज कर। ठीक है, रास्ट मेथड के लिए थोड़ा सा लिख लेते हैं। रास्ट मेथड में पूछा जाता है भी स्पेशल क्या है, तो इसमें सोलवेंट कैम्फर यूज होता है। कैम्फर एक ऐसा सोलवेंट है जिसका केएफ बहुत ज्यादा है, वेरी हाई, अप्रोक्सीमेट 40 के आसपास है। पानी का केएफ याद है किसी को? पानी का कितना था? सिर्फ 1.86, ये है 40। कैम्फर से फिर क्या फायदा होगा? एक मोलर सोल्यूशन है बेटा, एक मोलर पानी का, यूरिया का, चलो एक मोलर यूरिया का कैम्फर में ले लिया। अगर डेल्टा डीएफ निकालें एक मोलर का तो इसमें तो आएगा 1.86 इंटू 1। इसमें डेल्टा डीएफ उतने का ही, उतने ही मोलर का, ये कितना आ जाएगा? 40 इंटू 1। तो कौन सा ज्यादा इजी हो जाएगा डिटेक्ट करना? कहाँ तो चेंज तुम्हारा 1.86 हुआ, कहाँ चेंज कितना हुआ? 40 का। तो हमें वो थर्मोमीटर देखने वाली जो प्रॉब्लम है आती नहीं, हम थर्मोमीटर नॉर्मल यूज कर ले जाए, क्योंकि वही चीज जो पानी में थी उसका 20 गुना ज्यादा हो जाएगा। क्यों ऐसे करना पड़ता है? क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, अभी सारी प्रॉपर्टीज डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए ही की जाती हैं। जब मोलर मास निकालना है, ज्यादा करेक्ट आंसर कब आते हैं? डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब मैं चाहता हूँ 0.01 बना दूं, तो अगर ये 0.01 मोलैलिटी बनाई, ये तो सिर्फ 0.018 ही हो गया। अब 0.018 थर्मोमीटर से देखना फिर से प्रॉब्लम आएगी देखने में। लेकिन अगर मैं पानी की जगह उसमें कैम्फर ले लूं तो वही 0.01 20 गुना ज्यादा हो गया। 20 गुना ज्यादा में फिर भी 0.2 आ गया, जो देखना क्या हो जाएगा? इजी। तो इसलिए इसमें हमने सोलवेंट ही चेंज कर दिया। सोलवेंट क्या लेते हैं? कैम्फर, क्योंकि इसका केएफ ज्यादा है। सेम डाइल्यूट सोल्यूशन बनाओ पानी का, सेम इसका बनाओ, इसमें आपको देखना इजी हो जाएगा, क्योंकि वही चीज डेल्टा क्या आ जाएगा? ज्यादा, है ना। तो इसे कहते हैं रास्ट मेथड। कर लोगे बेटा ये? हमारा क्वेश्चन इतना बस। पहला, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में नाम बता दो कौन सा मेथड है, तो रास्ट। ज्यादा से ज्यादा रास्ट मेथड में क्या यूज होता है? कैम्फर। क्यों यूज होता है? क्योंकि इसका केएफ बहुत ज्यादा है। केएफ ज्यादा होने की वजह से डेल्टा टीएफ बहुत ज्यादा आ जाएगा, देखने में क्या हो जाएगा? आसानी आ जाएगी, है ना। ये उठाना इसको, कौन है ये? सर दुख रहा है बेटा? कर लो बेटा, ये दो समझ आ गए। तीसरा कर रहे हैं ये वाला पहला, ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड। इसका हमें न्यूमेरिकल भी आएगा एक, इसे समझ लो क्या है। व्हाट इज ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड? ये आपको जो जीआरबी लिया आपने न्यू ईयर, उसमें तो लिखा मिल जाएगा, है ना, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड क्या है? एक बीकर लेते हैं जिसमें हम जो भी सोल्यूशन बनाया आपने वो भरते हैं। एक दूसरा बीकर लेते हैं जिसमें प्योर सॉल्वेंट लेना है, पानी लेना है, प्योर सॉल्वेंट, और इसमें से पास करना है ड्राई एयर। क्या पास करना है? ड्राई एयर। इससे हम इसका रिलेटिव लोडिंग का आइडिया लगा लेंगे। रिलेटिव लोडिंग में हमें दो चीजें चाहिए, एक तो पी नोट पता हो, एक पी एस। बताना कोई रिलेटिव लोडिंग क्या होती है? पी नोट माइनस पी एस डिवाइड पी नोट, ये चाहिए ना। इसके लिए मुझे पी नोट और पी एस चाहिए। हमने पी नोट और पी एस निकालने का एक इनडायरेक्ट मेथड बनाया है। मैनोमीटर लगा ही नहीं रहे, सीधा ही पता करते हैं कैसे। सोल्यूशन में से जैसे ड्राई एयर पास करेंगे तो इसके ऊपर वेपर बन रहे होंगे सोल्यूशन के, उस टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ। वो वेपर बनने की वजह से, क्योंकि एयर ड्राई है तो एयर की नेचर है कि मॉइस्चर अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जैसे एक बार ड्राई एयर इसमें से पास की,
ड्राई एयर थोड़े वेपर अपने साथ ले गई, एब्जॉर्ब कर लिए उसने, वेपर एब्जॉर्ब कर लिए, मींस इसका मास सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, कम या ज्यादा, कम हो जाएगा, तो इसका वेट लॉस हो जाएगा बेटा। ये वेट लॉस हम पता कर लेंगे, वेट लॉस इन सॉल्यूशन कंटेनर, ये मान लो W1 है, ये हम डिटैचेबल है, पहले लगा लिया, पहले वेट पता था हमें, ड्राई एयर पास कर दी, फिर निकाल के देखा आपका वेट कम आ रहा है, 1 ग्राम या 2 ग्राम या 3 ग्राम या 4 ग्राम, कुछ ना कुछ कम आ रहा है, वो वेट लॉस नोट कर लो W1। और हम ये मानते हैं कि W1 कितना होगा, वेट लॉस डिपेंड करता है आपके सोल्यूशन का प्रेशर कितना का है। अगर आपका सोल्यूशन का प्रेशर ज्यादा है, वेपर प्रेशर, तो वेपर ज्यादा बने होंगे। फिर से सुनो, अगर आपका सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो वेपर ज्यादा बने होंगे, ज्यादा वेपर बने होंगे तो ड्राई एयर ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी। लेकिन अगर इसके वेपर कम बने होंगे तो ड्राई एयर क्या करेगी, कम एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, तो ये तो आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएस। जब इसमें से पास होता है इसमें भी थोड़ा वेट लॉस होगा, ये जो वेट लॉस है इसे हम ले लेते हैं W2, दोनों का मिला के वेट लॉस W1 प्लस W2, ये वो कह रहा है पी नोट है। बताओ कैसे, क्योंकि एक मेरे पास प्योर पानी है ना, एक तो इसके वेपर बन रहे हैं प्योर पानी के, एक इसका कुछ सोल्यूशन है उसके वेपर बन रहे हैं, मुझे पता है हमेशा ज्यादा वेपर किसके बनेंगे, प्योर के, पी नोट ज्यादा ही होगा, इससे ज्यादा तो बन ही नहीं सकते वेपर। इट मीन मैक्सिमम एयर अगर वेपर एब्जॉर्ब करेगी तो मुझे पता प्योर पानी में से करेगी। तो क्या होता है, ये एयर पहले तो आपने इसमें से पास कर दी, मान लो 7 ग्राम वेट लॉस हो गया, इट मीन 7 ग्राम तो इसने वेपर ले लिए, फिर इसमें से पास की 3 ग्राम और ले लिए। इसका मतलब अगर मैं ये 7 ग्राम वाले में से पास ना करता, सीधा इसमें से पास करता, तो 10 ग्राम लेता ना वो, है ना, क्योंकि 7 तो पहले ले ही रखा है ना, टोटल वेट कितना एब्जॉर्ब कर लिया, 10 ग्राम। इट मींस एयर की खुद की कैपेसिटी टोटल एब्जॉर्ब करने की कितने की है, 10 ग्राम। इट मींस अगर तुम ये कंटेनर हटा दो, सीधा इसमें से पास करो तो कितना करेगी, 10। इट मींस हमारा जो वेपर प्रेशर का आइडिया है वो 3 ग्राम से तो नहीं हो रहा ना, 3 ग्राम से अगर मैं रिलेट करूंगा वो तो मतलब इससे भी कम बन रहे हैं वेपर, तो फिर इसलिए टोटल वेट लॉस लिया जाता है। पहले ईयर ने यहां से ले लिया जो ले लिया, जो कमी रह गई थी वो यहां से ले लिया, दोनों को मिला के जो वेट लॉस है वो किसका, वेपर प्रेशर है, पानी। बोलो समझ आया। तो आपको 2 वेट लॉस दिए जाएंगे बेटा, मान लो पहले मैं वेट लॉस देता हूँ 7 ग्राम, दूसरे में देता हूँ 3 ग्राम, तो तुम्हें पी नोट और पी एस से रिलेट करना है। 7 ग्राम किससे रिलेट होगा, पी एस से, पी नोट से कितने ग्राम, 10, क्योंकि 7 इससे 3 इससे, टोटल वेट कितना हो गया, 10। इट मीन अगर वो प्योर से अकेले से निकलता तो कितना वेट ले लेता, 10। ऐसे सोच रहे हैं, हो जाएगा बेटा। तो 2 वेट दिए जाएंगे, पहला वेट लॉस तो पीएस होगा, दोनों का ऐड करके क्या होगा, पी नोट। इससे आपका पी नोट निकल गया, पीएस निकल गया, डिवाइड पी नोट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगा लेना, क्योंकि हम ज्यादातर यूज क्या करेंगे, मोलर मास निकालना, और मोलर मास निकालने के लिए हमेशा क्या मानते हैं, डाइल्यूट। इससे तुम्हारा आगे आंसर आ जाएगा। तो वही न्यूमेरिकल, उसी न्यूमेरिकल में कुछ ऐसा दिया जाए, कुछ ऐसा दिया जाए भी पहले 7 ग्राम हो गया, फिर 3 ग्राम हो गया, तो रिलेटिव लोडिंग का क्वेश्चन है ऑस्टवाल्ड वॉकर का, 7 ग्राम पीएस है, 10 ग्राम पी नोट है, आंसर आ हो जाएगा बेटा। क्लियर है, इसका क्वेश्चन भी करके देख ले, लिख लो एक क्वेश्चन। on adding 10 gram, on adding 10 gram unknown solute, solute नहीं पता कौन सा है, on adding 10 gram unknown solute in 360 ml water, 360 ml water, weight loss in solution container and pure solvent container, weight loss in solution container and pure solvent container are equal to 8 gram and 2 gram respectively, are equal to 8 gram and
2 ग्राम रिस्पेक्टिव, मैंने शॉर्टकट कर दिया है ना, सिंपल, बस मेन चीज आपको बता दी। 8 ग्राम एंड 2 ग्राम रिस्पेक्टिवली। फाइंड आउट मोलर मास ऑफ सल्यूट, फाइंड आउट मोलर मास ऑफ सल्यूट। मैंने सिंपल एक ही लाइन में खत्म कर दिया। अभी बस एक 8 ग्राम लोस है, एक 2 ग्राम है, इतने ग्राम इसमें डालना है, ये वाला फॉर्मूला लगा लो, एम बी निकाल दो, है ना। 8 ग्राम क्या लोगे, पी एस, पी नोट कितना लोगे, 10। तो बस आपको इतना समझना है, इसमें से बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्या है क्या नहीं, क्योंकि आपको बताया चांसेस इसलिए कम है क्योंकि एनसीईआरटी में एग्जैक्ट तो नहीं दिया, पर तुम अगर अपनी प्रीवियस ईयर देखोगे जेई वाले तो आए हुए हैं क्वेश्चन, है ना। तो जेई में तो हमें थोड़ा सा ऐसे पढ़ना पड़ रहा है। मैम मेरा फोन देके जाना, अभी कल वाले में ही आया एक क्वेश्चन, इसका मैं वो करवा, कितना, 5 ग्राम 10 ग्राम कुछ ऐसा आ रहा है, 2.5 ग्राम, यस। बताओ यहाँ पे 10 -8/10, डब्ल्यू बी कितने ग्राम है, 10, एम बी निकालना है, डब्ल्यू ए 360, ये कितना है 18, ये कट गया 20, ये कट गया 2, ये देख लो कितना रह गया इधर, 2/10.2 इंटू 2। एम बी निकालना है, अच्छा एम बी निकालना है हमने, ये रह गया 2/10 इज इक्वल टू, ये रह गया 2 एम बी, एम बी निकाल लो कितना आ रहा है, आ गया इतना 2.5 आ। तो मोलर मास कितना आ रहा है अननोन सॉल्यूट का, 2.5। तो एक ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ओस्वाल्ड वाकर में, हो जाएगा बेटा। तो अब ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया टॉपिक, बस एक प्रॉपर्टी बची है ऑस्मोटिक प्रेशर, वो हम बाद में करेंगे, पहले इसी के आज कुछ क्वेश्चन करके देख लें, ठीक है। एक और पॉइंट लिख लो बेटा, एक और लिख लो, लिंक बिटवीन डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लिंक क्या होगा, कुछ न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे कि आपको मोल फ्रैक्शन दिया जाएगा, आपको ऐसे दिया जाएगा, मान लो सोचो कोई ऐसा क्वेश्चन करना है, एक सोल्यूशन बना लिया बेटा मैंने, इसमें 1 मोलर यूरिया, ये सोल्यूशन है 1 मोलर यूरिया, इस पे तो तीनों प्रॉपर्टीज ही लग गई। बताओ इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा कम, क्या हो गया, कम। तो एक तो प्रॉपर्टी लग गई रिलेटिव लोअरिंग, दूसरा इसी का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज्यादा, तो दूसरी प्रॉपर्टी एलिवेशन वाली लग गई, तीसरा इसी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम, डिप्रेशन, तीनों ही लग गई। मैं तुम्हें एक प्रॉपर्टी दे देता हूं, मैं कहता हूं तुमने रिलेटिव लोअरिंग निकाल ली, इसकी 10% आ रही है रिलेटिव लोअरिंग, तो क्या तुम डेल्टा टीवी या डेल्टा टीएफ मुझे निकाल दोगे, निकाल देंगे क्योंकि सोल्यूशन तो वही है। कैसे होगा देखो, मैं कहता हूँ रिलेटिव लोअरिंग 10% है, बताओ पी नोट कितना लोगे, सो पी एस 90, एक्स भी निकल जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन, अगर एक्स भी निकल गया तो आप एक्स वी से मोलैरिटी निकाल लो, अगर मोलैरिटी निकल जाएगी एक्स वी से तो जाए तो डेल्टा टी भी निकाल लो, चाहे क्या निकाल लो, डेल्टा टी है। इसका मतलब मेन एक लिंक चाहिए हमें कि अगर मोल फ्रैक्शन निकलता है तो उससे हमें क्या बनाना पड़ेगा, मोलैलिटी। तो मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी कैसे बनता है, पहला लिख लो, अगर मोल फ्रैक्शन पता है हमें तो मोलैलिटी ये बनता है इनटू 1000/ma। मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी कैसे बन जाता है, देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, ये रहता है एनबी डिवाइड वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। वेट ऑफ सॉल्वेंट को मैं नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में लिखना चाहता हूं, बताओ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट कैसे बनेंगे, क्या फॉर्मूला लगेगा, सुखमन नंबर ऑफ मोल्स कैसे बनेंगे बेटा अगर वेट पता हो तो, क्या फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ मोल का,
नाम्या, नंबर ऑफ मोल कैसे बनते हैं? अगर वेट पता है, वेट को किससे डिवाइड करते हैं? वेट को मोलर मास से, है ना। तो नंबर ऑफ मोल ऐसे बनते हैं ना, नंबर ऑफ मोल ए के कैसे बनेंगे? वेट डिवाइड मोलर मास। चेक करना, अगर मैं डब्ल्यू ए की वैल्यू भरूं तो क्या मैं ऐसे भर दूं, एन ए इंटू एम ए, ये मैं यहां भर दूं? तो मैं इसकी जगह ये भर रहा हूं, एम इज इक्वल टू एन बी डिवाइड एन ए इंटू एम ए इंटू 1000। अब इसे कंपेयर करो, क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं, एक्स बी डिवाइड एक्स ए इंटू 1000 बाई एम ए, एक ही बात है, क्योंकि अगर एक्स बी सल्यूट का है तो 1 माइनस एक्स एक्स ही होगा। एक्स बी डिवाइड एक्स ए इंटू 1000 बाई एम ए, एक्स बी एक्स ए एन बी डिवाइड एन ए, एक ही बात है, क्योंकि एक्स बी कैसे निकलता है, एक्स बी एन बी डिवाइड एन टोटल, एक्स ए एन ए डिवाइडेड एन टोटल, एन टोटल कट गया, तो एन बी डिवाइड एन ए लिख लो, जा एक्स बी डिवाइड एक्स ए लिख लो, ठीक है। एक्स बी डिवाइड एक्स ए लिख लो, जा एक्स डिवाइड 1 माइनस एक्स, वो तो तुम्हारा ब्रेन है, जैसे मर्जी लिखो। तो बस एक लिंक आ गया हमारा। अगर हमें मोल फ्रैक्शन रिलेटिव लोडिंग से पता चल जाएगा, मोलैरिटी निकाल देना, मोलैरिटी से क्या निकल जाएगा, डेल्टा टीवी या डेल्टा टीएफ। उल्टा हो जाएगा, डेल्टा टीवी से मोलैरिटी निकल जाएगी, आप इससे मोल फ्रैक्शन निकाल लेना, मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे, क्या निकल जाएगी, रिलेटिव लोडिंग। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता हो जाएगा ये, बोलो। ये फॉर्मूला बन गया सही, याद रह जाएगा। क्या फॉर्मूला सीखा हमने, m इज इक्वल टू एक्स बी डिवाइड एक्स ए इंटू 1000 बाई एम, ठीक है। ट्राई करो, इसका एक लिंक का क्वेश्चन करके देखते हैं। लिखो, relative loading for a solution is 10%, relative loading for a solution is 10%, calculate delta TB, relative loading for a aqueous solution is 10%, calculate delta TB। kb कितना होगा वाटर का, kb 0.5, kb लिख लो, दिया हुआ है 0.52, kb दिया हुआ है 0.52। ट्राई करो, kb दिया हुआ है 0.52। ये उसका उल्टा है, ये जेई मेन का कल वाली शिफ्ट का क्वेश्चन है, कल जो शिफ्ट हुई है उसका ये क्वेश्चन है। तो जेई में ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते बेटा, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें थ्योरी के पॉइंट बना के लिखवा दूं। लिंक वाला क्वेश्चन आ गया, आइस वाला क्वेश्चन आ गया, है ना। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम पढ़ते हो नहीं पढ़ते। कितना, 260 डेल्टा टीबी, इतना तो नहीं आना चाहिए। मोल फ्रैक्शन कितनी, मोलैरिटी कितनी निकाली है, मोलैरिटी डेल्टा टीबी, मोलैरिटी कितनी निकाली है, ठीक है। फिर मोलैरिटी कितनी आ गई, नहीं तुम्हारा आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट 5628/9 आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। आ रहा है किसका, हाँ सही है, 3 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर तुम्हारा, आ रहा है ना। देखो मैं कर रहा हूं, पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख रहे हैं, एक्स भी कितना दिया है,
पहले तो रिलेटिव लोडिंग कितनी दी है बेटा, इज इक्वल टू एक्स बी। ये 100 है, कितने परसेंट कम हो गया, 10/100 इज इक्वल टू एक्स बी। 0.1 आ गया, यहां भरेंगे 0.1, नीचे 0.9 इंटू 1000/MA वाटर का 18। चेक करो ये आपका आ गया 1000/18 इंटू 1/9। इसे हमने पढ़ा हुआ है वैसे, अगर याद है तो 55.5, क्योंकि हमने एक मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर निकाली थी 55.5। क्लियर हो गया, 55.5/9 आ गया। अब डेल्टा डीबी निकालना था। डेल्टा डीबी इज इक्वल टू 0.52 इंटू 55.5/9। सीधा ये 56 का आधा हो गया 0.5, 28/9, 3 के आसपास आ गया। सीधा ऑप्शन बनता है आपका। कर लोगे, नोट करो। रेडी लोडिंग से निकला एक्सवी, एक्सवी से निकला मोलालिटी, ओरली हो जाता है, तुम इतना टाइम लगाते हो। कर लोगे। अब फिर ये करके दो मुझे, ये मेंस का क्वेश्चन है। कैसे, इसमें उल्टा है। डेल्टा डीबी से मोलालिटी निकाल लो, मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन निकलेगी, मोल फ्रैक्शन से पी एस आएगा। पी नोट आपको पता है, पी नोट दिया हुआ है इसने, पी नोट दिया हुआ है बेटा 760, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट पे अंडरस्टूड है, दिया नहीं हुआ, अंडरस्टूड है, क्योंकि एलिवेशन वाला चल रहा है टॉपिक। तो बॉइलिंग पॉइंट पे 760 होता है, किसी का भी वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट पे 1 atm 760 है ना, तो पी नोट पता है हमें। इससे मोल फ्रैक्शन निकाल लो, अगर मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा तो तुम्हारा फॉर्मूला आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। अब तुम्हारे सामने है क्वेश्चन, तो देखो जेई में ऐसे पूछने हैं। हाँ बेटा, हाँ ये कितनी बार बता दिया भी, टू टू ही रहेगा, केल्विन या डिग्री सेल्सियस फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा है ना। रोज बताया करें यही चीज कि 100 अगर 2 डिग्री है तो चाहे तो 102 कह लो, चाहे 373 + 2 कह लो, ऐड 2 ही होगा बेटा, डेल्टा है, चेंज 2 ही रहता है ना। मोल फ्रैक्शन बताओ कितनी आ गई तुम्हारी, तो सो इजी कर लेते हैं। 4 कर दूं इसे अप्रोक्सीमेट, क्योंकि उसने नियरेस्ट इंडिसेस तो बोला ही है। 4 कर लें, 4 मोलालिटी है भी, कोई मोल फ्रैक्शन बताओ कितनी आ रही है। 4 इज इक्वल टू x बाय 1 माइनस एक्स इंटू 55.5, क्योंकि यहाँ क्या था 1000/18, 1 माइनस एक्स डिवाइड x इज इक्वल टू 55.5/4। इसे सॉल्व कर लो, x आ जाएगा तुम्हारा। आ गया, कितना कर रहा है बेटा, 4/59 पर, वो यहां भर ले, आंसर आ जाएगा। हमारे लिए है, नीट के लिए, नीट के लिए नहीं है। अच्छा कोई हैंड रेज करो, अगर मुझे 4 मोलर का ये वाला है, 4 मोलर, इसका मोल फ्रैक्शन निकालना मैंने वैसे भी सिखाया आपको, कुछ और भी कर सकते हो आप, जो फॉर्मूले लगाना है। 4 मोलर लिखो, कॉपी पे लिखो, टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन फ्रॉम मोलैलिटी, टू फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन फ्रॉम मोलैलिटी फॉर एक्वस सॉल्यूशंस, ज्यादातर एक्वस ही आएंगे, फॉर एक्वस सॉल्यूशन टू फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन फ्रॉम मोलैलिटी फॉर एक्वस। उल्टा करके देखते हैं, पहला लिखो 1 मोलर। 1 मोलर का मतलब क्या, सुनो पहले, सुन लो समझ लो। 1 मोलर का मतलब क्या, मैं ये मान लूं कि 1 मोल है कितने पानी में, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का मतलब कितने मोल बने पानी के, 55.5, बस
दो आपको दोनों के मोल पता है, लिखो। 1 मोलर का मतलब 1 मोल सल्यूट का प्लस 55.5 मोल वाटर के। 1 मोलर मीन्स 1 मोल सल्यूट प्लस कितने मोल पानी के? 55.5। जिसका मर्जी निकालो, एक्स भी निकालो या एक्स से निकालो, जिसका निकालना है उसे ऊपर रखो, नीचे टोटल। यहाँ पे मुझे एक्स भी चाहिए, तो बताओ एक्स भी कैसे निकला? लिखो आगे एक्स भी। पहला आ गया 1 मोलर, इसका मतलब क्या हो गया? 1 मोल सल्यूट प्लस सॉल्वेंट वाटर कितना हो गया? 55.5 ही आएगा हमेशा। आपको देखो क्या चाहिए? एक्स भी, तो ये आ जाएगा 1/56.5। ठीक है, सीधे ही आ गया ना। 2 मोलर, कभी 2 मोलर आ जाए तो कैसे लिखेंगे? 2 प्लस 55.5। एक्स भी कितना आ गया? 2 डिवाइडेड 57.5। 5 मोलर, 5 मोलर का एक्स भी कैसे आएगा? 5 मोल्स है, 1 किलो क्या है? पानी। 1 किलो पानी के कितने मोल्स लेंगे हमेशा? 55.5। बताओ सही कर रहा हूं या गलत? सही है, तो इसका सीधा ही ले लेंगे 5 डिवाइडेड 5 प्लस 55। तो आपको दोनों फॉर्मूले सिंपल बता दिए। अगर तो मोल फ्रैक्शन पता है, मोलैरिटी निकालनी है, तो वो फॉर्मूला लगा लो, m इज इक्वल टू एक्स बी डिवाइड एक्स ए इंटू 1000/m में। उल्टा है, मोलैरिटी पता, मोल फ्रैक्शन तो बहुत सिंपल है, और भी सिंपल है। मोलैरिटी का मतलब जितनी मोलैरिटी है उतने सल्यूट है, पानी कितना है? 55.5। जिसका निकालना निकालते रहो। चेक करो, समझ आ गया? अब निकाल लो बेटा जो क्वेश्चन है, दोबारा से करके देखो, अब बहुत सिंपल लगेगा आपको। मोलैरिटी 4 आ गई थी हमारी, हमने किया डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, और मोलैरिटी मेरी 4 आ गई अप्रोक्सीमेट। ठीक है, 4 मोलैरिटी के लिए मैं एक्स बी निकाल रहा हूँ। एक्स बी ऊपर 4 है, नीचे कितने हैं? 59.5। चेक करो, सही है? इतना ही आया था तुम्हारा ना, 4/59.5। हाँ ठीक है, बिल्कुल 710 दिया हुआ इसने, है ना। नियरेस्ट इंटीजर करके 711 दिया हुआ है। तुम्हारा तो बहुत मुश्किल है। हाँ, तुम्हें तो ऐसे है कि देख लो क्वेश्चन कितना टफ बन गया। इसका आंसर आ गया बेटा 710.74, और क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर था तो 711 हो गया। तो 79 भी गलत है, 710 भी गलत है, आंसर तो 711 है ना। जेई वालों का तो काम ऐसे कर रखा है। बात समझ रहे हो? तो तुम्हें तो इतना परफेक्ट होना पड़ेगा। 711 आंसर आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये समझ आ गया, है ना। यहां तक हम क्लास में ऐसे एक बार अप्रोक्स कर लेते हैं, ठीक है? कर लोगे? तो एक लिंक है, ये दिया हो वो निकाल लो, वो दिया हो ये निकाल, ठीक है? हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करो, लिखो। 18% ग्लूकोज, 18% ग्लूकोज, फाइंड आउट डेल्टा टी एफ। के एफ दिया हुआ है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। एक्वस है बेटा, एक दिया हुआ है 1 मोलर एक्वस यूरिया 1 किलोग्राम सोल्यूशन, 1 किलोग्राम सोल्यूशन find out its freezing point, चलो इतना ही कर दो यार तुम, और देने का मन नहीं कर, इतना ही कर दो। फाइंड आउट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। दो क्वेश्चन करो, कौन से फॉर्मूले लगेंगे? सीधे फॉर्म पे। एक जेई वाले करेंगे सिर्फ, नहीं मतलब करेंगे तो सारे। जेई मेन लेवल का क्वेश्चन है एक, ये देख लेना। 6 ग्राम यूरिया
is added to 100 gram water, find out water evaporated if it is boiled up to 104 डिग्री सेल्सियस। के भी दिया हुआ है 0.5। पहले तो बोर्ड लेवल के हैं बेटा, बोर्ड के क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ना कोई नीट है ना जेई है, बोर्ड है, सीधा एक फॉर्मूला लगाना है आपको। अगर ये भी नहीं आ रहे फिर मुश्किल है। 18% का मतलब समझाओ गुरनूर। 18 क्या है? लिखो ये 18 ग्राम ग्लूकोज, 82 ग्राम पानी लिखो, राइट डाउन। ये सही है? 18 ग्राम लिखो ग्लूकोज, 82 ग्राम क्यों है टोटल? क्योंकि टोटल 100 था, ठीक है, 100 में से 18 निकल गया, कितना रह गया 82। तो बस सीधा बोर्ड का है, निकाल लो, सारा कुछ पता चल गया। 18% मीन्स 18 ग्लूकोज प्लस 82 क्या है? पानी। डेल्टा टी भी निकालना था ना, डेल्टा टी एफ। के एफ मैंने बता दिया, 18 डिवाइड मोलर मास देखो कितना आ रहा है, 1000/82। यहाँ मोलर मास तुम्हें भरना है, ग्लूकोज का पता है किसी को? 180। ठीक है, चेक करो, सिंपल ही है क्वेश्चन। नीट या जेईई का अगर आता तो बहुत इजी, अगर ऐसा आता तो यही छोड़ दें, एक बार कर लोगे कैलकुलेट से? किसी का आ गया तो बता दो। 2.0 जो 2.2 अप्रोक्स कर लो बेटा, ये अप्रोक्स है मतलब डाउटफुल है। 2.0 आ जाए या 2.1 आ जाए, 2.2 आ जाए, 2.25 2.2 आ रहा है, ठीक है, इतना ही आया, ठीक है, 2.2 सही है। सेकंड करो, फाइंड आउट फ्रीजिंग पॉइंट। के एफ कितना लेंगे? के एफ इज 1.86। फ्रीजिंग पॉइंट, फिलिंग द ब्लैंक्स है, फ्रीजिंग पॉइंट बताना आपको कितना है। छोड़ दो लिखना, दिमाग खोल के किया करो काम, लिखने की जरूरत नहीं थी इसमें। ध्यान बताओ आंसर क्या है? -1.86 बस। दिया तो है 1 मोलर। 1 किलोग्राम से क्या फर्क पड़ता है? 2 किलोग्राम ले लो, 3 किलोग्राम ले लो, फ्रीजिंग पॉइंट तो मोलैलिटी से डिपेंड करता है ना बेटा। जब आपको मोलैलिटी दे दी मैंने 1 मोलर, तो सीधा आ गया डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम 1 है, कितना आ गया? के एफ 1.86। बस आपको माइनस लगाना था। कर दूंगे करते हो कॉपी पे, पता नहीं क्या लिखने लगे आते हो बार बार। थोड़ा सा सोचो तो सही, भी बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है ना? कर लोगे? ये जेई का क्वेश्चन है, लेकिन तुम अगर लेट कर लोगे तो बहुत सिंपल है। चलो मैं तुम्हें हिंट देता हूँ, जेई वाले ध्यान से सुन, हिंट देता हूँ, बहुत सिंपल है। तुमने आइस सेपरेट किया है, अगर फ्रीजिंग में आइस सेपरेट होती है तो बॉइलिंग में पानी इवेपोरेट होता है। जब बॉयल करेंगे, जितना बॉइलिंग पॉइंट उससे ऊपर बॉयल करेंगे तो सेम चीज है, उसमें पानी फ्रीज हो जाता था, इसमें पानी इवेपोरेट हो जाएगा। तो आप सेम आइस वाला फॉर्मूला लगाओ, यहां लिखते थे आइस सेपरेटर, वहां क्या लिखोगे? वाटर इवेपोरेटर, सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। आइस वाला तो बता दो, पर आइस वाला किसको याद है फॉर्मूला? लो आइस वाला बताओ कैसे लिखते थे? डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू एन बी डिवाइड डब्ल्यू माइनस आइस इंटू साउथ। अब सेम ही फॉर्मूला, बस अगर आइस सेपरेट होती है, इसमें क्या होता है? पानी बॉयल हो जाता है,
के बी इंटू एन बी डिवाइड डब्ल्यू माइनस वाटर वेपर, इवेपोरेटेड कितना है। तो ऐसे कई बार चीजें रिलेट करके पूछ रहे, तभी सेम ही तो चीज है। फ्रीजिंग में ठंडा करे जा रहे हैं तो बर्फ निकल रही है, उसे गर्म करे जा रहे हैं तो पानी इवेपोरेट होने लग जाएगा, वेपर बन के बाहर जाने लग जाएगा, है ना। तो पानी इवेपोरेट कितना है। पहले तो रिलेट कर पा रहे हो या नहीं। अगर उसमें आइस निकलती है तो उसमें पानी क्या होता है, वेपर। बताओ क्या वेपर में नमक या यूरिया आएगा, नहीं आएगा, प्योर वाटर इवेपोरेट होगा। इक्विलिब्रियम किसमें एडजस्ट करता है हमेशा, इसमें प्योर सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट, मतलब लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट। इसमें लिक्विड सॉल्वेंट एंड वेपर सॉल्वेंट। इक्विलिब्रियम किसमें एडजस्ट करता है, नोट कर लो, थ्योरी में तुम्हें परेशान करेगा, बीच में सोल्यूशन लिख देगा, सोल्यूशन नहीं आता। इक्विलिब्रियम किसमें रहता है, सोलवेंट सोलवेंट में, क्योंकि फ्रीज होता है तब भी प्योर सोलवेंट होता है, वेपर बनता है तब भी प्योर सोलवेंट होता है। तो थ्योरी में 4 ऑप्शन देके बीच में सोल्यूशन वर्ड डालेगा, वो नहीं करना। लिक्विड सोलवेंट एंड सॉलिड सोलवेंट में फ्रीजिंग के दौरान इक्विलिब्रियम आता है, बॉइलिंग के दौरान इनमें इक्विलिब्रियम आता है। ठीक है, ये तुम्हारी क्वेश्चन है दोनों तीन। ठीक है, चेक करो भी कितना आ गया। 57, 87 आ रहा है अभी, आंसर चेक करना। वाटर इवेपोरेटेड कितना है, 87.5। ठीक है, हो जाएगा। तो एक और फॉर्मूला अपनी कॉपी में नोट कर लेना, जहां आई सेपरेटेड लिखा था वहीं पे एक फॉर्मूला और बन गया, वाटर इवेपोरेटेड। सेम फॉर्मूला है, बस आइस की जगह क्या आ जाएगा, वाटर इवेपोरेटेड। कर लोगे इतना। तो यहां तक आपको जीआरबी मिला हुआ, न्यू एरा। जीआरबी में न्यू एरा में न्यूमेरिकल्स होंगे बेटा, सॉल्व करके दिए होंगे, उसमें आपको ओसवाल्ड वॉकर का भी 1-2 मिलेगा, तो प्रैक्टिस करना चाहो तो वहां से करो न्यूमेरिकल। ठीक है, सॉल्व। नेक्स्ट रिवीजन में होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रिवीजन लिख लो। रिवीजन टेस्ट है +1 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लेकिन नेक्स्ट संडे जो होगा, नेक्स्ट वीक जो होगा, वो आपका सोल्यूशन चैप्टर का होगा। इट मीन ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे होगा, आफ्टर 15 डेज होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम 15 डे बाद पूरी है। ठीक है, क्लियर है बेटा। क्या बेटा, सोल्यूशन का क्या लें तुम बताओ, मंडे बता देना मुझे, जो तुम कहोगे मैं ले लूंगा। सोल्यूशन का